हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10th की साइंस, जिसमें हम पाठ 1 की शुरुआत करेंगे आज हम अपने, है ना। तो आप अपने जो पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पाठ में हम बेसिक से लेकर, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे जो आपके इस कोर्स में है। तो इस बार आपका कोर्स जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो आप पहले पढ़ते थे पाठ, आपके कितने थे टोटल पाठ थे पिछले साल तक 16 पाठ थे। इस बार आपके 3 पाठ पूरे कंप्लीट हटा दिए गए हैं। 3 जो लेसन हैं, 3 जो पाठ हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हटा दिए गए हैं। और कुछ टॉपिक हैं, कुछ पाठ में से टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे जैसे हम शुरुआत करेंगे वैसे वैसे हम देखते चलेंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक हटे हैं, है ना। तो आपका जो पहला पाठ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ में से आपके कुछ भी हटाया नहीं गया है, कुछ भी चेंज नहीं है इस पाठ में। जैसा था पिछली बार, इस बार भी वो वैसा का वैसा ही है। तो हम आज शुरुआत करेंगे अपने इस पाठ की। तो देखो, सबसे पहले इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या। देखो, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरणों के बारे में। तो उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, उसकी हम शुरुआत करते हैं आज शुरुआत करते हैं। देखो आगे, तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हम किस टॉपिक के बारे में, पदार्थों में परिवर्तन। तो देखो, पदार्थों में परिवर्तन, जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थों में परिवर्तन। तो पदार्थों में परिवर्तन किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पदार्थों में परिवर्तन देखो बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में इस पाठ में हम देखेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से होता है किसी पदार्थ के अंदर। अभी हम सिर्फ पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले देखो आप, है ना, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन देखो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होता है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन किस तरीके से परिवर्तन होते हैं वो हम आगे देखेंगे। भौतिक गुणों में परिवर्तन, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसकी परिभाषा लिखनी चाहो तो आप इस तरीके से लिखते हो, ऐसे पदार्थ जिसके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरा जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन का मतलब आपने लिया है यहाँ पर पानी लिया, आपने क्या लिया प्यारे बच्चों, पानी लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जल भी कहते हैं। और जिसका अणुसूत्र क्या होता है, H2O। इस रूप में हम इसको पढ़ते हैं, है ना। तो हमने जल लिया अस्थायी, इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो हमने जल लिया, जल को हमने क्या कर लिया, सबसे पहले ले लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको फ्रिज के अंदर रखा, तो वो किस में बदल जाती है, बर्फ में बदल जाती है। ठीक है, बर्फ में बदलने के बाद क्या हो जाता है, उसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल कर हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ी देर रखा, तो फिर किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। उस जल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब गर्म करने पर वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाष्प भी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बार बार जल लिया हमने, जल से हमने बर्फ बनाई, बर्फ से हमने क्या कर दिया, बाहर रखा जल को, फिर हमने क्या कर लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार उसको हमने लिया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा, जैसे हमने बर्फ लिया, बर्फ से हम क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं, जल से हम वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ यहाँ पर बना सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन भी यहाँ पर कहते हैं। समझ आ गई प्यारे बच्चों बात। तो जल है, जल को हमने बर्फ में बदला, बर्फ को हम क्या बना सकते हैं, वापस जल में बदल सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है उसको याद रखना है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा पदार्थ, पुनः प्रारंभिक पदार्थ हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने शुरुआत में लिया, जैसे हमने जल लिया, जल से हमने क्या बना ली, बर्फ बना ली, तो हम क्या कर सकते हैं, बर्फ से वापस जल भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, इसमें क्या होता है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन मैंने आपको समझा दिया है कि हम जिस चीज़ को लेते हैं उसके बाद में उसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से प्राप्त
कर लेते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको अस्थायी परिवर्तन भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद में हमने तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उसके द्वारा जो हमने पहले पदार्थ लिया है उससे हमने जो दूसरा पदार्थ बनाया है उससे हम क्या कर सकते हैं, वापस से वो पहला पदार्थ बना सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर आपको याद रखना है वो है, आप क्या कर सकते हो, नया पदार्थ नहीं बनता, इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। क्या नहीं बनता इसके अंदर, नया पदार्थ बिल्कुल भी नहीं बनता है। मतलब है कि आपने जल लिया, जल से आपने बर्फ बनाई, बर्फ से वापस क्या बना सकते हो, आप जल बना सकते हो। तो मतलब क्या रह गया, वो आपका जल ही रह जाता है, आप दोबारा से उसको हम दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इससे नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। अब आप इसके उदाहरण देख सकते हो, जैसे आप उदाहरण में लिखना चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं, जल से बर्फ बनाना, जल से बर्फ बनाना, जल से बर्फ बनाना, एक तो ये याद रख सकते हो। दूसरा उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये आप इसके अंदर उदाहरण याद रख सकते हो। तो ये था आपका सबसे पहला टॉपिक, भौतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे आगे रासायनिक परिवर्तन। तो ये थी आपकी मोटी मोटी बातें, आप इनको लिखना चाहो तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। आगे देखो आप अब रासायनिक परिवर्तन। तो देखो अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं हम। रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो आपको देखो किस तरीके से परिभाषा, इसमें क्या होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। आप अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसमें क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, स्थायी परिवर्तन। मतलब है कि आपने जो पहले पदार्थ लिया है उससे क्या बन जाता है, दूसरा पदार्थ बन जाता है। तो दूसरे पदार्थ से हम वापस उस पदार्थ को नहीं बना सकते। जैसे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ले, हमने लकड़ी ली और लकड़ी को हमने क्या कर दिया, जला दिया। जलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, उसकी राख प्राप्त होती है। तो क्या राख से हम वापस लकड़ी बना सकते हैं, तो हम उससे लकड़ी नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नाम और याद रख सकते हो, अणु उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय, क्योंकि इसमें ये परिवर्तन भी स्थायी परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और अस्थायी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ये आप बात याद रख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप क्या नहीं कर सकते इसमें, कि पुनः जो आपने पदार्थ, सबसे पहले जो आपने पदार्थ लिया है उसको जो आपने जलाया, जलाने पर क्या हो गया, राख आपको प्राप्त हुई है, उस राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते। तो हमने लिख दिया कि पुनः प्रारंभिक, जो हमने सबसे पहले जो पदार्थ लिया था उसको हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। हमने ये पॉइंट बना दिया यहाँ पर। और लास्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है यहाँ पर, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो आपने देख लिया यहाँ पर, लकड़ी ली हमने, लकड़ी से हमने क्या बना दी, राख बनाई। तो राख से हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो यहाँ पर हो गया लकड़ी से राख बन गई। अन्य उदाहरण आप देख सकते हो, अन्य उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी इसका उदाहरण है। क्यों, हम क्या करते हैं, लोहे को लिया, लोहे को हमने नमी वाले स्थान पर रख दिया, तो नमी वाले स्थान पर रखने पर क्या लग जाता है, उसके जंग लग जाता है। तो जंग जो लग जाता है उसके बाद में वापस जैसा लोहा था हमारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगला आप लिख सकते हो, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये आप याद रख सकते हो कि हमने दूध लिया, दूध से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया। तो ये भी क्या है, यहाँ पर दूध से दही बन रहा है, तो दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये भी उसका उदाहरण है ना। हमने क्या की, कच्ची सब्जी लेकर हमने क्या बना दी, सब्जी बना दी उसकी पक्की। तो कच्ची सब्जी है ना, कच्ची सब्जी को काटना,
ये भी इसका एक उदाहरण है ना। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ये भी इसका एक उदाहरण है ना। किसी भी वस्तु को आप जलाओगे तो वो किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। तो दो ही बातें आपको याद रखनी है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हो आप, है ना। तो आपने पूरा आपको बता दिया गया है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया। इस पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था आपका, कि आपको याद रखना है कि भौतिक और रासायनिक होते क्या हैं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आगे देखो आप, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, जो हमने पदार्थ पढ़ा था थोड़ी देर पहले उसी को हम रिपीट करते हैं एक बार। तो हम इसकी परिभाषा किस तरीके से लिख सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा में, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो हमने जो पढ़ा है उसी को हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। किसी पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर हम भौतिक की बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारे पाठ का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम रासायनिक के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर अब हम। तो रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते किस तरीके से, देखो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में यहाँ पर फर्क है। जो आप क्या करते हो, जो आप नाम से लिखते हो, है ना, तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखते हैं, उसको हम समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको उनके नाम से लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पर, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना। अब देखो यहाँ पर आपको जलना यानी कि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, दहन यानी जलाना। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में वस्तु जलती है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी वस्तु को आपको जलाना है तो वो किसकी उपस्थिति में जलती है, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो हम यहाँ पर किसको जला रहे हैं, मैग्नीशियम के फिट्टे को जला रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ इसका, मैग्नीशियम, ये मैंने नाम लिखा। तो हम क्या करते हैं, जो अभिक्रियाएं लिखते हैं ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके नाम से लिखते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन। क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसके लिए सहायक कौन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब दोनों की अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये यहाँ पर इसका बन गया। तो ये हमने जो यहाँ पर लिखी है वो आपकी क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं हम। जैसे हमने कोयले का जलना, हमने कोयले को यहाँ पर जला रहे हैं। तो यहाँ पर कोयले में से क्या निकलता है, देखो कार्बन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा किसमें होती है, कोयले में होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे। तो कार्बन की हमने जलाया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो उसका भी क्या बन जाएगा, ऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाई ऑक्साइड यहाँ पर अपनी बन जाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये गैस यहाँ पर बन जाएगी। तो किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं तो उसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ऑक्साइड निकलता है, सीधी सी बात है ना, धुआं निकलता है उसमें से। तो हम किसी वस्तु को जलाते हैं। तो इस तरीके से आप इस समीकरण अभिक्रिया को यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो पाठ के दो नाम हैं सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहला है आपका अभिकारक, और दूसरा है आपका उत्पाद। ये आपको नाम है ना, इन नामों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपके जो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के आप प्रकार पढ़ोगे उसमें ये दो नाम आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखो अब आगे अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे अभिकारक। तो अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया आ गई आपको। अब देखते हैं हम अभिकारक। तो इसमें आपको देखो किस तरीके से आपकी परिभाषा होगी, किसी रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं हम? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन प्लस हमने क्या लिख दिया? ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, तो भाग कौन ले रहा है यहाँ पर? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपके क्या हो गए यहाँ पर? अभिकारक हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों? अभिकारक हो गए। समझ में आ गई बात? तो दोबारा से देख लो एक बार, अभिकारक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो हमने ये अभिक्रिया लिखी, में भाग लेने वाले, ये है नाम इंपॉर्टेंट यहाँ पर, में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक है ना, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? तो कार्बन ले रहा है, एक ऑक्सीजन ले रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? आपके अभिकारक। ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पर सिंगल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है डबल होंगे। इस तरीके से सिंगल भी हो सकता है, सिंगल रूट कर क्या बना लेगा? डबल बना लेता है, ट्रिपल बना लेता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इधर वाले तीर के निशान के इधर वाले आपके क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे आपने तीर के निशान लगाया ये, तो ये आपके अभिकारक हो जाएंगे, इधर तो भाग लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? उत्पाद। तो तीर के निशान की सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप कैसे याद रख सकते हो? तीर के निशान के इधर वाला अभिकारक और उत्पाद उधर वाला, है ना। तीर के निशान के आगे जो लिखते हैं उसको हमें उत्पाद कहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से आपको इसको याद रख सकते हो कि तीर के निशान के इधर वाले हम लिखते हैं अभिकारक, और तीर के निशान के आगे जो लिखेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा आप इस तरीके से इसकी लिख सकते हो। तो अब देखो उत्पाद की परिभाषा किस तरीके से आप लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो मतलब हो गया, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाद मतलब आपने जो दो यहाँ पर लिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपने लिया, उन दोनों की जब अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास बाद में क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका है वही आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर उत्पाद कहलाता है। तो इसलिए हमने लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किस तरीके से? देखो समीकरण जो है वो किससे बन जाएगी? आपकी अभिक्रिया से ही रासायनिक समीकरण हम बना देंगे। वो बनाएंगे किस तरीके से? हाँ, है ना। सबसे पहले उसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए। तो देखते हैं हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो इसके देखो परिभाषा सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो समीकरण, तो अभिक्रिया हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, तो उसी को हम क्या कर देंगे? उसके प्रतीक, तो प्रतीक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। प्रतीक या अणुसूत्र, या आपको क्या नाम याद रखना है? अणुसूत्र। तो प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में लिखना ही किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को उनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगी? आपकी रासायनिक समीकरण यहाँ पर कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा देखो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके अणुसूत्रों, ये है इम्पोर्टेंट, अणुसूत्रों, ये या कर दो, यहाँ पर प्रतीक या लगा देता हूँ, या अणुसूत्र या प्रतीकों
के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाएगी आपकी रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो दोबारा से देखो एक बार हमने क्या लिखा है, आपको तो ये नाम याद रखना है, अणुसूत्र और प्रतीक, ये दो नाम याद रखने हैं। ये तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये तो आपके पूरे पाठ में चलेगा। आपको ये लाइन तो आपको याद रखनी है शुरुआत वाली, तो ये तो पूरे पाठ में आपको यही काम मिलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो दो नाम है रासायनिक समीकरण की परिभाषा याद रखने का सबसे शॉर्ट तरीका है आपको अणुसूत्र और प्रतीक, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। तो हमने क्या लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थ, जो पदार्थ हम लेंगे उनको क्या लिखते हैं हम, उसके अणुसूत्र। अणुसूत्र का मतलब जैसे हम जल हमने लिखा तो जल का अणुसूत्र क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। जैसे हमने ऑक्सीजन लिखा तो ऑक्सीजन का प्रतीक यहाँ पर क्या होता है, O होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ कि किस तरीके से ये बनते हैं, है ना। ऑक्सीजन तो O2 से लिख दिया हमने, है ना। जैसे हमने मैग्नीशियम लिखा, तो मैग्नीशियम को हमने किससे लिख दिया, Mg से लिख दिया मैग्नीशियम। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, इसके प्रतीक हो गए। लेकिन ये दो तत्व जब साथ में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपको क्या बनता है, जल बन रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो अणुसूत्र या प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। तो उदाहरण देखते हैं हम एक दो। अब उदाहरण, यहाँ पर आपको उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पाठ में आपको उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण आपको याद रखने। तो आप देखो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमने पहले भी लिखा था, कार्बन प्लस हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया था। ये तो अपनी क्या है, अभिक्रिया है, इससे बन क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है, तो हमने C से लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 से लिखते हैं। तो C और O2 मिलकर क्या बन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको ये, अब आपने जो लिखा है ये तो आपकी क्या है, अभिक्रिया है, और ये आपने लिखा है ये क्या बन गई है, अब आपकी समीकरण यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी तत्व को, है ना, या किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, उसके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में जब हम लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण यहाँ पर कहते हैं। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए आप, हमने पहले भी लिखा था, है ना, अभिक्रिया में मैग्नीशियम को हमने जलाया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया आपका। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। प्लस में हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, तो बन क्या जाता है, MgO बन जाता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये जो आपने लिखी है यहाँ पर, ये आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पर समीकरण बन जाती है। तो आज के लिए बस इतनी ही, यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब